संबित पात्रा जी, इसको कैसे जस्टिफाई करेगी सरकार? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 70 लाख लोग 60 लाख लोग आप बार बार कह रहे हैं केवल उन्हीं पर है। सर उनकी गलती है कि वो क्वालिफाइड है? उनकी गलती है कि वो सरकार के नौकर नहीं है, प्राइवेट है? उनकी गलती है क्या कि वो पहले से टैक्स कटाकर तनख्वाह ले रहे हैं, सरकार को वहां भी टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद आगे फिर आप उस भविष्य निधि से भी टैक्स निकाल लेना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये 60 लाख 70 लाख जो बार बार मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पूरे व्यापक रूप से सैलरी क्लास में भय को भेजने की कोशिश की गई है, उनको डराने की कोशिश की गई है। तो इसलिए ये बोलना जरूरी है। आप फूट डालो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चलना चाहते हैं, जो गरीब है नहीं, ये देखिए ना आपको समझना पड़ेगा, लोगों के मन से डर हटाने के लिए तो हम यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। सबका साथ सबका विकास, फिर आप कहते हैं 70 लाख को अलग देखो क्योंकि इनकी तनख्वाह ज्यादा है। मैं आपको नहीं, बिल्कुल किसी को भी अलग देखने की जरूरत नहीं है। एक एक करके सबके मन के डर को हटाने की जरूरत है। आप मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, मैंने तो बताया आपको, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ईपीएफ में का, वो तो आपका 2004 से पहले कुछ था, उसके बाद तो एनपीएस में चल रहे, 10% कटता है उनका तो अलग सिस्टम है। 15,000 से कम वालों के लिए तो ईपीएस में जो है, जो एलिजिबल ईपीएस जिसको कहते हैं, उनके लिए तो ये है ही नहीं। स्वाभाविक रूप से जो 60 और 70 लाख का मैं विषय बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों के मन से वो डर निकालना आवश्यक है। और हाँ, वो 70 लाख के मन से भी डर निकालना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वो दत्तक पुत्र है। सर, जिन 70 लाख की आप बात कर रहे हैं, आपको मालूम है उनकी तनख्वाह का सिस्टम क्या होता है? सीटीसी शब्द आपने सुना है कभी सर? कॉस्ट टू कंपनी सर। अब सैलरी नहीं मिलती है सर, कॉस्ट टू कंपनी होता है। और जब कॉस्ट टू कंपनी हो जाता है सर, तो उसमें आप लोग आज तक ये तय नहीं कर पाई कोई सरकार कि एम्प्लॉयर कितना पैसा देगा उसके एपीएफ फंड में और वो एम्प्लॉय खुद कितना देगा। वो अब मैं समझ रहा हूं, आप सुनिए। देखिए, नंबर 1 है कि पेंशन सोसाइटी की ओर लेने के लिए ऐसा नहीं है कि टैक्स पूरे अमाउंट पे, क्योंकि कल से यह भी चल रहा था कि पूरे कॉर्पस पे, प्रिंसिपल पे भी टैक्स लगेगा। एक एक करके सारा फैक्ट्स खुल रहा है ना कि कॉर्पस पे नहीं है। आज सुबह जिस प्रकार से हसमुख आदिया जी जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, उन्होंने पूरी खुलासा किया है, उन्होंने खुलासा किया है कि कॉर्पस पे तो पड़ेगा ही नहीं, कॉर्पस पे नहीं पड़ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं है। 60% पे भी इनकम जो इंटरेस्ट है उसके 60%। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। 2 साल पहले तक सर 2 साल 1.5 साल पहले तक इंटरेस्ट, पात्रा जी 2 साल 1.5 साल पहले तक आप टीवी देखते होंगे तो मुझे यकीन है आपको याद होगा, विरजेश जी, टीवी पर विज्ञापन चलता था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा लगाइए, देश के विकास में योगदान दीजिए। देश के विकास में हम योगदान देना चाहते हैं, अपना पैसा उसमें लगाकर। सरकार हमसे पैसा उधार लेती है, वो भी तब जब हम टैक्स कटा के उस पैसे में से आपको पैसा उधार देने अपनी जेब में आए। उस पर भी आप कहते हैं कि जो इंटरेस्ट इंसेंटिव आपको मिल रहा था उसमें हम 60% पे टैक्स काट लेंगे, और फिर विरजेश जी उसको ये जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगभग 7 लाख करोड़ रुपया है जो पीएफ ट्रस्ट का, जिसको भारत सरकार अपने काम में इस्तेमाल करती है। छोटा पैसा नहीं है। और ये पैसा हमने हमारी सैलरी का टैक्स कटवा करके तब वहां जमा किया। ये पैसा हम कहीं अलग सेविंग में रखते थे तो उसका अलग प्रकार का उपयोग हो सकता था। इनके पास रखने के बाद आज ये डबल टैक्स की बात हो रही है। ऑलरेडी ग्रॉस सैलरी पर टैक्स दिया कर्मचारी ने, जो पैसा वहां जमा है उसका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है। दोबारा हम हमारा वही पैसा लेने जा रहे हैं, हमसे फिर से टैक्स लेने की बात की जा रही है। तो ये वास्तव में जिसने टैक्स दिया उससे डबल टैक्स काटने की बात है। और कई फैक्ट्स संबित पात्रा जी मिसलीडिंग बता रहे हैं। बजट में कुछ कहा गया, भी अलग अलग आकर के अलग अलग प्रकार की बातें कही जा रही। सभी प्रकार का पीएफ कवर्ड है। बजट की स्पीच में इस प्रकार का विषय आया उसमें। और अभी कह रहे हैं कि केवल ब्याज पर रहेगा, केवल ईपीएफ पर रहेगा। उसमें जो बताया गया कि सभी प्रकार के पीएफ इसमें कवर्ड हैं और सभी प्रकार का इंप्लॉय कवर्ड है। वो गवर्नमेंट इंप्लॉय होगा, पब्लिक सेक्टर का होगा, प्राइवेट सेक्टर का, सभी की कवरेज है। अभी इसकी ऑफिशियली कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, ये सब अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पात्रा जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर ये वाकई इतना सिंपल, इतना सरल, इतना सोबर, इतना आया हुआ है, इतना शुद्ध था सर, जिसपे आज आप सफाई दे रहे हैं बैठ के, समझ लीजिए सर ये बजट में इतनी चोरी से क्यों ऐड किया गया? यहां पेज नंबर 26 पे 137, 138, 139 धीमे से उसमें ये सारी चीजें डाल दी गई और ऐसी भाषा में जिसको पहली बार पढ़ के समझना आए, और फिर जब आप समझाने बैठते हैं तो आप उस पर लीपापोती करते हैं। सर
एक नहीं, दो नहीं, 7 ऐसे पॉइंट्स हैं पात्रा जी जो मैं पढ़ के सुना सकता हूं, कैसे सरकार ने बाद में लीपापोती करने की कोशिश की है। कहीं तो पढ़ दूं अभी के बाद हिंदी में। मैं उसका उत्तर देता हूं। पहली बात तो आप देखिए, ऐसा तो नहीं है सरकार छुप छुप के कर रही थी कि इन कागजों को पढ़ नहीं रही थी। बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर जी ने उसे पढ़ा है, इसलिए उसको छुपा के रखा, ये उचित बात नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई कंफ्यूजन रहा उसमें बार बार जो है स्पष्टीकरण दिया गया। खुद रेवेन्यू सेक्रेटरी ने आज सुबह कितनी बार स्पष्टीकरण दिया है और लिखित रूप से स्पष्टीकरण दिया है। हसमुख आदिया जी ने अभी आप देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं कि उनका स्पष्टीकरण आया है। एक एक पॉइंट को उन्होंने स्पष्ट किया, इसलिए छुपाने का प्रयास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोलेंगे और कुछ और कर देंगे। I propose to make withdrawal up to 40% of the corpus at the time of retirement tax exempt in the case of national pension scheme. Point 138. In case of superannuation of funds and recognized provident funds, including EPF, the same norm of 40% of corpus to be tax-free will apply in respect of corpus created out of contributions made after 1/4/2016. Point number 139. Also, we are proposing a monetary limit for contribution of employer in recognized provident and superannuation fund of rupees 1.5 lakh per annum for taking tax benefit. अब इस चीज को सर मैं हिंदी में पढ़ के सुनाऊं, 7 पॉइंट ऐसे हैं जिससे ये पता लगता है कि इसी पर पर्दा डाली करने के लिए आप लोग आज सुबह से सफाई देने बैठे हैं। अगर ये इतना सरल, इतना सिंपल, इतना अच्छा, इतना मीठा होता, पेंशन सोसाइटी की तरफ बढ़ाने वाला होता, तो आप ही का संगठन जो आमतौर पे आपकी नीतियों का सपोर्ट करता है, मजदूर संघ, वो नारा लगाने खड़ा हो जाता आपके खिलाफ। मैं उसको बताता हूं। आप देखिए, आपने 7 पॉइंट की बारे में बात की। अगर वो 7 पॉइंट में किसी प्रकार की डिफिकल्टी थी, उसको सरलीकरण करते हुए स्पष्टीकरण किया ना सरकार ने। ऐसा तो नहीं होगा जो आज रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है उसके विपरीत किसी प्रकार से लागू किया जाएगा जमीन पे। जो आज रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जारी किया है प्रेस में, पीटीआई के माध्यम से, आपको भी पता है, स्वाभाविक रूप से वही जारी होगा। और वही मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारे खुद के बीएमएस के अधिकारी यहां बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मिसलीड कर रहा हूं, बिल्कुल मिसलीड नहीं कर रहा हूं। आप सर, आप रेवेन्यू सेक्रेटरी पर अटके हैं, उसके बाद वित्त राज्य मंत्री भी आगे सफाई दे चुके हैं, और वित्त राज्य मंत्री ने जो बात कही है सर, वो इससे आगे बढ़ चुकी है। हाँ, उन्होंने कहा है टैक्स लगेगा। मैंने कहा आपको ना वित्त राज्य मंत्री के पूरे वक्तव्य को मैंने सुना। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी लास्ट में कहा है कि हम इसको कंसिडर भी कर रहे हैं, हम ऐसा कंसिडर भी कर रहे हैं। इसका कुछ समय के बाद पूरी तरह से इस पर अगर किसी प्रकार का रिव्यू होगा तो वो भी हम देख सकते हैं। दूसरी बात, वित्त राज्य समझ में नहीं आ रहा, वही कहा है जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है। पात्रा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो चर्चा यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री आखिरी फैसला लेंगे, सरकार इसको वापस ले सकती है। दूसरी तरफ एक के बाद एक, कभी रेवेन्यू सेक्रेटरी के हवाले से, कभी वित्त राज्य मंत्री के हवाले से, फिर पार्टी प्रवक्ताओं के हवाले से सफाइयां भी आ रही हैं। इसको लिपापोती करने की कोशिश भी की जा रही है, जस्टिफाई करने की कोशिश भी की जा रही है। अभय जी, हो क्या रहा है? ये रोहित जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा स्पष्टीकरण कहां आया जो 3 कैटेगरी में उनका बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस है 6,500 से लेके 15,000 कि इन लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। अब सिर्फ रोल बैक का प्रश्न नहीं है रोहित जी, इन्होंने प्रश्न ये खड़ा किया है कि एनपीएस में और ईपीएफ में पैरिटी होनी चाहिए। तो अब सरकार रोल बैक इसमें करे और जो एनपीएस स्कीम है जिसमें वो ईईटी मानते हैं उसको भी ई करना पड़ेगा। समूचे देश में से अब ये आवाज उठना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये गलत तथ्यों के आधार पर आप कुछ समय के लिए तो भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे देश जागरूक है। संबित जी, आप इस प्रकार का भ्रामक वक्तव्य देना बंद कर दीजिए। ना तो वित्त मंत्री के वक्तव्य में है, ना बजट के स्टेटमेंट में है। हम लोगों ने पढ़ा कि ये कैटेगरी को एग्जम्पशन मिला है, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है। आप तो कृपा होगी देश पर अगर एनपीएस में भी जो आपने कहा कि 40% के बाद हम उसमें भी एग्जाम 40% तक एग्जाम एनपीएस में कर रहे हैं, तो वो ईपीएफ जैसा ही एग्जाम्शन कर दीजिए, तो बहुत ऋणी रहेंगे देश के कर्मचारी आपके प्रति। मैं एक चीज वापस लेकर, आप बोलना चाहते हैं ब्रजेश? ये जो नहीं, आपने तो 40% को भी टैक्स में रखा था एनपीएस में, कम से कम हमने वो तो हटा दिया सर। पेंशन से टैक्स हटा करके आपने समरूपता के नाम पर बात की। सम्मित जी, आपने कहा कि दोनों स्कीम को एक रूपता देना चाहते हैं हम। पेंशन से टैक्स हटा करके सरकार ने अच्छा काम जरूर किया है। पेंशन को टैक्स से मैंने तो आपको वो क्लैरिटी। सम्मित जी,
पेंशन को टैक्स के दायरे से लाए, उस पर से कुछ टैक्स कम किया, एक अच्छा प्रयास इन्होंने किया है। लेकिन जो शुरू का स्टैंड है रिकॉग्नाइज फंड, उसमें पीपीएफ, जीपीएफ, ईपीएफ वो सभी आते हैं। इसकी क्लैरिफिकेशन आप जो कह रहे हैं और जो बजट की स्पीच में आया, जो अब तक सरफेस पर है लोगों के सामने, उसकी वो क्लैरिफिकेशन नहीं है। सभी प्रकार के पीएफ के लोग इसमें कवर्ड हैं, एक बात। और दूसरी बात, ये जो आप यहां कह रहे हैं कि केवल 60 लाख लोग इसके अंतर्गत कवर्ड है, ये बात भी बराबर नहीं है। पूरा का पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पूरा का पूरा जो प्राइवेट अपना फंड मैनेज करते हैं और पूरा जो ईपीएफओ के अंतर्गत है, लगभग 10 करोड़ के लोग इस दायरे में आते हैं।